ये है हमारा 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसके फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट पे हमने सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग देखी। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। जितने भी बैंक्स के साथ आप अपनी डे टू डे लाइफ में डील करते हो, सुनते हो, जैसे कि एक्सिस बैंक, SBI बैंक, जो भी बैंक्स होते हैं, ICICI बैंक एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी क्या है, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक, किसी भी बैंक का मुद्दा क्या होता है कि जो भी जनरल पब्लिक है उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, यानी कि अगर मैं किसी भी बैंक में खाता खोलती हूँ तो वहाँ जाके मैं अपना पैसा क्या कर सकती हूँ, जमा कर सकती हूँ। और लोन्स एक्सटेंड करना, कोई भी बैंक क्या कर रहा है, लोगों से पैसे एक्सेप्ट कर रहा है और लोन एक्सटेंड कर रहा है। बेसिकली एक मीडिएटर बन जाता है, जो लोग अपना पैसा देना चाहते हैं, जिनके पास एक्सेस मनी है, और जो लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, बोरोवर्स, जो देना चाह रहे हैं लेंडर्स, और जो बोरो करना चाह रहे हैं बोरोवर्स, उन दोनों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो चीज़ बनती है, जो इंस्टीट्यूट बनता है, उसका नाम क्या है, कमर्शियल बैंक। तो क्या लिखा है देखो, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोगों को लेंड कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उनको क्या बोला जाएगा, कमर्शियल बैंक। तो याद करो, हमने जब मनी चैप्टर पढ़ा था, हमने जब सेंट्रल बैंक की बात की थी, हमने क्या बोला था कि जो कमर्शियल बैंक है ये भी सप्लायर ऑफ मनी है, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कर रहा है। लेकिन हमारी बुक क्या लिख रही है, लिख रही है इट कैन नॉट प्रिंट मनी। कमर्शियल बैंक मनी छाप सकता ही नहीं। फिर एक कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में मनी कैसे सप्लाई कर रहा है, इसी पे ये लेक्चर आज का मेनली बेस्ड है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कमर्शियल बैंक किस मॉडल पे काम करता है। किसको लेक्चर का मुद्दा समझ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है देखो, इट कैन नॉट प्रिंट मनी बट इट इज सप्लायर ऑफ मनी as it contributes to money supply by the way of credit creation। क्रेडिट क्रिएशन के मेथड से मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है। अभी क्रेडिट क्रिएशन क्या, हमें ये समझना है। इसको बात समझ में आ रही है कि समझना क्या है। चलो अपने वर्क बोर्ड पे चलते हैं अपन, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ये हमारा वर्क बोर्ड आ गया। हमें आज समझना क्या है कि भाई ये क्रेडिट क्रिएशन किस चिड़िया का नाम है, क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। ये समझने के लिए आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा कमर्शियल बैंक है, हाँ या ना, ये हमारा कमर्शियल बैंक है। ये क्या कर रहा है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, और लोगों को क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, लोन लेंड कर रहा है। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, इतनी बात हमें पता है। अभी क्रेडिट क्रिएशन क्या है, यहाँ तक पहुँचने से पहले आप एक जवाब दीजिए कि जब ये लोग डिपॉजिट लेके बैंक में जाते हैं, यानी कि आप अपना पैसा लेके बैंक में जाते हो कि लो जी मेरे 1000 रुपये आप जमा कर लो, बैंक वालों को बोल रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो आपका पैसा किसी लॉकर में, किसी तिजोरी में बंद करके रखते हैं? नहीं। हाँ, यही तो हमें समझना है कि आप जो बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट करके आते हो, इसका होता क्या है। आप कहोगे हमें पता क्या करना है, हमें पता ही है, ये 1000 रुपये का क्या कर दिया जाता है, लोन दे दिया जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ जो रिजर्व वगैरह तो मेंटेन करना पड़ेगा, बाई चांस आप पैसे मांग लो, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत रिजर्व साइड में रख लेते, ऐसे 500 रुपये साइड में रख लिया, बाकी जो 500 रुपये बचे हुए उनको लोन दे देते हैं। क्या कर देते हैं, उनको लोन दे देते हैं। आपको लगता है कि बैंक कैसे काम करता है, लेकिन आप गलत समझ रहे हो, आप कम आंक रहे हो ये बैंक को। अभी समझते हैं कि बैंक कैसे काम करता है। किसको बात समझ में आ रही है, बैंक हमारी नॉलेज से 4 स्टेप ऊपर चला जाएगा। क्या करता है बैंक, आप उसके पास डिपॉजिट लेकर गए 1000 रुपये, बैंक को सेंट्रल बैंक ने क्या बोला है, एक रिजर्व दिया हुआ है कि भाई इतना तो साइड पे निकाल के पैसा रखना ही रखना है। उसको हम 10% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि 10% तो साइड पे रखने को बोला है कि साइड पे रखना ही रखना है। तो हमारी समझ के हिसाब से क्या होता है,
ये 1000 रुपए में से 10% रिजर्व रखा, यानी कि 1000 माइनस 100 कितना आ गया, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं 100 रुपीज रिजर्व रखा और बाकी का जो 900 रुपीज है वो क्या कर दिया, लोन दे दिया, हाँ या ना। इतनी बात में सब साथ साथ में, देखो बोर नहीं होना, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये लेक्चर अभी, कि हमने क्या किया, लोन दिया। अब ये जो लोन का अमाउंट है ये कहाँ जाता है, बैंक में ही तो डिपॉजिट होता है, एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में। क्या किया, जब बैंक ने 1000 रुपये का रिजर्व रख के लोन दिया तो जिसे भी लोन मिला उसका अकाउंट खुला बैंक में, हाँ या ना। वहाँ पे कितने रुपए डिपॉजिट हुए, 900 रुपीज। अब हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारे डिपॉजिट थे 1000 रुपीज रिजर्व लैंड, अब नए डिपॉजिट आए हैं बैंक में, नए डिपॉजिट में से भी क्या करा जाएगा, 10% रिजर्व रखा जाएगा और बाकी के पैसे क्या कर देंगे, फर्दर किसी को लेंड कर देंगे। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। यहां पे बैंक रुकेगा नहीं, कमर्शियल बैंक, वो इसका भी क्या करेगा, फिर रिजर्व रखेगा, फिर रिमेनिंग अमाउंट क्या कर देगा आगे, फिर उसका रिजर्व रखेगा, फिर आगे, फिर रिजर्व, फिर आगे। इस तरीके से फंक्शन करता है कमर्शियल बैंक। क्या समझ में आया हमें, बताओ कैसे करता है कि जब भी उसके पास कुछ डिपॉजिट आए, इनिशियल स्टेज पे हमने क्या किया, उसके पास कुछ ना कुछ प्राइमरी डिपॉजिट आया 1000 रुपये। अब सेंट्रल बैंक ने बोला कि भाई इतना तो रिजर्व रखना ही रखना है, तो उसने रिजर्व रख दिया। बाकी का पैसा क्या किया, आगे किसी को लोन दे दिया। अब भाई जिसको लोन दिया उसका अकाउंट भी तो आप ही के बैंक में खुला है। किसको बात समझ में आ रही है, तो आपके बैंक में नए डिपॉजिट्स आ गए, हाँ या ना। आप इसका भी क्या करोगे, फिर रिजर्व रखोगे 10%, फिर लोन, फिर रिजर्व रखोगे, फिर लोन, फिर रिजर्व रखोगे, फिर लोन। तो एक्चुअली बैंक के पास पैसा कितना है, लेकिन बैंक ने उस पैसे का इकोनॉमी में कितना वैल्यू क्रिएट कर दिया, कई 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 गुना। किसको बात समझ में। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं, हमारे मन में सवाल आ रहा है कि यार ऐसे करोगे तो लोग पैसे मांगने आएंगे, फिर आप कैसे उसकी डिमांड को कैसे मीट करोगे। समझ लो कि जिसने 900 रुपये जमा किए बैंक में वो भी मांगने आ गया, जिसके अकाउंट में 1000 रुपये पड़े वो भी मांगने आ गया, जिसके अकाउंट में 810 रुपये पड़े वो भी मांगने आ गए, सब मांगने आ गए। फिर आप उस सिचुएशन से कैसे डील करोगे। इसका हमारी बुक हमें क्या जवाब देती है कि बाय एक्सपीरियंस, बाय हिस्टोरिक एक्सपीरियंस, हमारे बैंक्स को पता होता है कि एक साथ सारे के सारे कस्टमर पैसा मांगने नहीं आते हैं। अगर आज 1000 वाला मांगने आया है तो कल 700 वाला आएगा, अगर आज 700 वाला है तो कल 800 वाला आएगा। सब एक बार में नहीं आते, ये चीज़ उन्हें एक्सपीरियंस से पता है एंड उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं। बोलो किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मलाइज करेंगे, कुछ फॉर्मल टर्म्स से लिखेंगे। जो हमारे पास सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट्स आए हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स आ रहे हैं बैंक के पास, इसका नाम क्या दिया गया है, बैंक के प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट्स। उसके बाद जो बैंक पैसा मल्टीप्लाई करके रिजर्व रखने के बाद बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया है, जो इंक्रीज हुई है, क्रेडिट क्रिएट हुआ है, क्रेडिट क्रिएट हुआ है, इसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 10,000 वाला जो अमाउंट है वो कैश में है और बाकी सब जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं इन्हें कैश के फॉर्म में नहीं रखा गया, इन्हें क्रेडिट एंट्रीज के फॉर्म में रखा गया है। यानी कि अगर समझ लीजिए दो बंदे, राजू, शामू, काकू। राजू ने 1000 रुपये रखे थे
जो कि हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स थे, कैश लेके आया था बैंक में जमा कर दिया। इन लोगों को जो रुपए मिले थे 900 और 810 लोन के मुताबिक, जो हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स थे, इनके खाते में किसी ने 900 का नोट नहीं रख दिया है। बैंक क्या करता है, बेसिकली एक अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि भाई मैं कह रहा हूं तेरे अकाउंट में है 900 रुपए, जब तुझे जरूरत हो तब तू 900 रुपए विड्रॉ कर लियो। तेरे अकाउंट में है 810 रुपए, जब तुझे जरूरत हो कर लियो विड्रॉ। तेरे अकाउंट में है 1000 रुपए, जब तुझे जरूरत हो कर लियो विड्रॉ। यानी कि बैंक किसी भी डब्बे में नहीं रख रहा है कि राजू का डब्बा है इसमें 10,000 रुपए रखने, नहीं। बैंक अपना कैश मेंटेन कर रहा है एक जगह पर, जो कि विड्रॉल नीड्स को मीट करने के लिए वो यूज करेगा। बाकी जो आपके अकाउंट्स में ये मनी शो होता है ना कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, आपके अकाउंट में 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10 रुपए, ये एक्चुअली सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज है। किसको बात समझ में रही? कैश नहीं पड़ा है कहीं भी, सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज है जो अश्योर करती है कि आपके अकाउंट की इतनी वैल्यू है, आप कभी भी वो वैल्यू विड्रॉ कर सकते हो। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलो, हमें ये समझ आ गया हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है और सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या। अच्छा, अब एक सवाल हमारा ये भी बनता है कि बेसिकली हमने क्या किया, प्राइमरी डिपॉजिट से शुरू किया, सेकेंडरी डिपॉजिट से मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। यानी कि जहां इकोनॉमी में 1000 रुपए थे वो मैंने कितने बना दिए, 1 लाख रुपए बना दिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके। लेकिन अब ये जो रिजर्व में रख रही थी इसकी वैल्यू कौन डिफाइन करेगा? हाँ, ये सवाल पूछने हैं ना हम लोगों को कि भाई आपने मुझे बोल दिया कि रिजर्व मेंटेन करो, कुछ रिजर्व रखो फिर मल्टीप्लाई, कुछ रिजर्व करो फिर आगे, कुछ रिजर्व रखो फिर आगे। पर ये रिजर्व कितना रखूं? कमर्शियल बैंक की बात पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को क्या बोलेगा कि मैं बताऊंगा तुझे क्रेडिट रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR। CRR एक ऐसा रेशियो है जहां पर हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि इतना पैसा तो तुम्हें साइड पे रखना ही रखना है। ये पैसा बेसिकली हमारे कमर्शियल बैंक के पास नहीं होगा, ये सारा पैसा सेंट्रल बैंक के पास पड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर CRR की वैल्यू 10% है और हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, हम कमर्शियल बैंक है, हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट आए 1000 रुपए, तो 1000 का जो 10% है 100 रुपीज, ये पैसा RBI के पास पड़ा होगा। किसको बात समझ में आ रही है? ये जो CRR है, मिनिमम रिजर्व रेशियो है, ये कौन रखेगा अपने पास? RBI। उसके बाद जो डेली विड्रॉल नीड्स को मीट करना है, अब लोग पैसा कोई ना कोई तो आके मांगेगा ना, हाँ या ना? तो जो विड्रॉल नीड्स को मीट करना है उसके लिए जो पैसा साइड रखते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? वॉल्ट कैश। ये कमर्शियल बैंक अपने पास मेंटेन करते हैं बेसिकली अपनी डे टू डे नीड को मीट करने के लिए, कि अगर मेरा कस्टमर मुझसे पैसे मांगने आ गया तो मैं उसे क्या दूंगा? कैश देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो चीज़ मेंटेन होती है उसे वॉल्ट कैश कहा जाता है। और भी बोला जाता है बेसिकली कुशन, हमारे पास एक टर्म आती है कुशन मनी। कुशन मनी भी क्या होते हैं? हमारे इमरजेंसी फंड्स होते हैं जिन्हें बेसिकली हम मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनको हमें लोन देना चाहिए, तो हम ये कुशन मनी यूज करके उनको लोन दे सकते हैं। वॉल्ट कैश हम अपनी डे टू डे नीड को मीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। CRR हम रिजर्व बैंक के पास रखेंगे, जो भी वो हमें बोलेगा कि इतना पैसा हमारे पास रिजर्व में रखे जाओ। क्रेडिट क्रिएट हो रहा है जो हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। और जो हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स है, जो सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट है, उसका क्या नाम है? प्राइमरी डिपॉजिट। इतनी बात हमें समझ आ रही है? चलो, इसको अगर हम बुक से एक बार फॉर्मली पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ आ गया। हमारी बुक इस बात को कैसे लिख रही है, देखो स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हमने। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो वो आपके साथ क्या करने वाले हैं? आपके प्राइमरी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे,
फिर वो क्या करेंगे, मिनिमम रिजर्व जो भी CRR RBI ने रखने को बोला है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी अमाउंट बच गया, जितना उन्हें साइड रखना है, रिजर्व में रखना है, वॉल्ट कैश में रखना है, जो जो पैसा वो अलग रखना चाहते हैं वो सब निकाल देंगे बाहर। उसके बाद जो भी पैसा उसको लोन पे दे देंगे। फिर क्या होगा, जो लोन है वो भी तो हमारे बैंक में डिपॉजिट है। किसको बात समझ में आ रही है? उसका फिर से रिजर्व मेंटेन करेंगे और फिर से लोन दे देंगे। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? वही लिखा है, दिस अमाउंट बिकम्स सेकेंडरी डिपॉजिट्स आउट ऑफ विच रिजर्व्स आर मेंटेन्ड अगेन एंड लोन इज लेंड अगेन। ऑल द स्टेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? कुछ क्लियर हुआ हमें क्रेडिट क्रिएशन कैसे फंक्शन कर रहा है? देखो एक डायग्राम भी हमारे पास क्या बोल रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट आया आपके पास 1000 रुपीज, बैंक में डिपॉजिट हो गए, जमा हो गए, उसमें से रिजर्व रखा गया 100 रुपये, 10% मिनिमम रिजर्व रखा गया। बाकी का पैसा क्या किया, हमारा जो एग्जाम्पल है वो अज्यूम कर रहा है कि और कुछ भी रिजर्व मेंटेन नहीं हुआ है, बस CRR ही मेंटेन हुआ है। रिजर्व रखा जो रखना था, उसके बाद बोरोवर को 900 रुपये दे दिए। अब ये 900 रुपये भी हमारे बैंक में ही तो डिपॉजिट हुए हैं। किसको बात समझ रही है? एंट्री तो यही बोलेगी ना कि एक बंदा था जिसने हमारे पास 1000 रुपीज़ जमा किए, फिर जब मैंने दूसरे बंदे को लोन दिया तो उसके अकाउंट की वैल्यू 900 से बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसको बात समझ आ रही है कि बैंक में ये जो बोरोवर का अकाउंट है 900 रुपये से बढ़ा, यानी कि 900 रुपये डिपॉजिट से हमारे बैंक के नए सेकेंडरी डिपॉजिट्स। फिर हम इसमें से क्या रखेंगे, फिर से रिजर्व मेंटेन करेंगे, फिर से किसी बोरोवर को आगे पैसे दे देंगे जो कि फिर हमारे बैंक में डिपॉजिट होंगे। किसको बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ कि डिपॉजिट होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि 900 रुपये कोई लेके आके बैंक में रखेगा। मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से क्रेडिट एंट्रीज पास हो रही है, वैल्यू बढ़ा दी जा रही है अकाउंट की 900 रुपये से। कैश नहीं बढ़ रहा है, कैश उतना ही है जितना हमारे पास था 1000 रुपीज़, लेकिन हम वैल्यू क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये सिस्टम फेल क्यों नहीं होता? क्योंकि बाय हिस्टोरिक एक्सपीरियंस कमर्शियल बैंक्स को पता होता है कि लोग एक साथ सारा पैसा विड्रॉ करने मेरे सारे कस्टमर्स नहीं पहुंचेंगे। अगर हम फिर भी मान के चले कि मान लो पहुंच गए सारे कस्टमर्स, फिर क्या हो, फिर हमारा बैंक फेल हो जाएगा। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जनरली बैंक क्या रखता है, अपनी डेली विड्रॉल लिमिट रखता है कि आप इतने से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करना है तो आपको वो अलग अलग ऑप्शंस देता है जो कि 2-3 दिन का टाइम पीरियड मांगते हैं आपसे। किसको बात समझ में आ रही कि बेसिकली बहुत टाइटली प्रोटेक्टेड सिस्टम होता है। एंड फिर भी कई बार क्या होता है, बैंक्स फेल हो जाते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि सारे कस्टमर्स पहुंच गए विड्रॉ करने, उनको लग रहा है कि बैंक फेल होने वाला, तो सब पहुंच गए, तो उन केसेस में बैंक एक्चुअली फेल हो सकता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हिस्ट्री में देखे गए हैं जहां बैंक फेल हो जाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनके पास पैसा तो इतना है ही नहीं जितनी वैल्यू इन्होंने क्रिएट कर दी है। कैश कितना है, 1000 रुपीज़, क्रिएट कितने कितने गुना हो जाएगा। किसको बात समझ, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि रिजर्व रखना है, वो RBI बताएगा। हमें समझ आ गया कि प्राइमरी डिपॉजिट आ रहे हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब ये भी तो पता करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कितनी बार होने वाला है, कहीं जाके तो रुकेगा ना। कितनी बार हम एक अमाउंट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर बेसिकली हमें क्या बताता है कि एक अमाउंट कितनी बार मल्टीप्लाई होकर हमें फाइनल क्या अमाउंट मिलेगा। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, टोटल डिपॉजिट्स अगर हमें पता करने हैं कि हमारी इकोनॉमी में टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ओरिजिनल डिपॉजिट्स थे, याद करो 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर। वही लिखा हुआ एक और तरीके से जो हमारी बुक्स जनरली हमें लिख के देंगी कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी का पता करना है, तो हमें क्या करेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट्स जो हैं मल्टीप्लाई कर देंगे के से। के क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है 1/CRR। यानी कि हमें क्या कहना चाह रहा है कि 1 रुपये
1 रुपीज का हम कितना परसेंट रिजर्व रख रहे हैं? 10% रिजर्व रख रहे हैं, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं CRR जो RBI ने स्पेसिफाई किया वो 10% है। मतलब RBI हमें क्या बोल रहा है कि 1 रुपए का 10% तुम्हें क्या करना है? रिजर्व रखना है। यहाँ पे अगर 1000 रुपए हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे अभी देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 रुपए का 10% तुम्हें क्या रखना है? रिजर्व रखना है। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है हमारे पास? 1000, हाँ या ना? तो 1000 का कितना में रिजर्व रखना है? 10%। किसको बात समझ में आ रही है? तो जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है कि हमारे पास नए डिपॉजिट्स कितने बनेंगे। देखो इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं पहले। हमारे पास ओरिजिनल डिपॉजिट्स की वैल्यू क्या है? 1000, हाँ या ना? ओरिजिनल डिपॉजिट्स या प्राइमरी डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर 1/10% हम मान के चल रहे हैं, हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू है। इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, हाँ या ना? इसको जब ओपन कर देंगे 10% हम कैसे लिखने वाले? 100/10, तो हमारे पास क्या आ गया? 10 आ गया। वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 10,000। यानी कि इकोनॉमी के 1000 रुपए का कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर करके कितना बना सकते हैं? 10,000 तक बना सकते हैं। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यहाँ पे याद क्या रखना है कि हमारे पास जो CRR है ये सबसे मिनिमम रिजर्व रेशियो है जो RBI के पास पड़ा रहेगा। इसके बाद भी कुछ वॉल्ट कैश के रूप में किसी भी तरीके से कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा रिजर्व रख सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया? मल्टीप्लायर का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हमें पता कैसे चलेगा कि पैसा एंड ऑफ द डे कितना मल्टीप्लाई होके बन जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अच्छा, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास एक सम है जो कि हमें बोल रहा है कि लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। क्या लिखा है कि मनी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट कितना है? 10,000। यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने हमारे पास? 10,000 एंड द बैंक हैज CRR ऑफ 10%। CRR की वैल्यू कितनी है? 10%। देन व्हाट विल बी क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट? आप भी कैलकुलेट करो साथ साथ। उन्होंने हमसे क्या पूछा है? K की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है 1/CRR, दैट मीन्स K इज इक्वल्स टू 1/10%। K इज इक्वल्स टू 10, या सॉल्व ही कर लेते हैं। 100/10, 10% ऐसे ही ओपन होगा। 100/10 क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 10। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो हमारे पास क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट का आंसर क्या आ गया? 10। टोटल डिपॉजिट्स का क्या आ जाएगा हमारे पास कि कितने डिपॉजिट्स क्रिएट हुए हैं इकोनॉमी में? हम क्या करेंगे? टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू प्राइमरी इनटू के। कितना आ रहा है हमारे पास आंसर? प्राइमरी की वैल्यू कितनी है? देखो 10,000। के की वैल्यू हमारे पास कितनी हमने कैलकुलेट की थी? 10 इज इक्वल्स टू 1 लाख। बोलो किसको बात समझ में आ रही? हाँ या ना? किसको समझ में आया कि कमर्शियल बैंक बेसिकली काम कैसे करेगा? कमर्शियल बैंक बहुत स्मार्टली काम करेगा। वो लोन ज़्यादा देना चाहता है तो बेसिकली वो क्या करता है, जैसे जैसे उसके पास पैसा आता जा रहा है उसमें से रिजर्व रखता है, फिर क्रेडिट एंट्री पास करके किसी की अकाउंट की वैल्यू बढ़ा देता है, फिर उस वैल्यू में से रिजर्व रखता है, फिर क्या करता है? बढ़ा देता है, फिर वैल्यू में से रिजर्व रखता है, फिर क्या करता है? लोन दे देता है, फिर रिजर्व रखता है, फिर लोन दे देता है। किसको बात समझ में है? हाँ या ना? ये रिजर्व कितना हुआ है कौन बताएगा? RBI बताएगा। कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर सकते, कितना अमाउंट बनेगा वो हमें कौन बता देता है? हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर बता देता है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है सबको? बात समझ में आई कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से काम करते हैं। अब हम समझ चुके सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, हम समझ चुके कमर्शियल बैंक कैसे काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपने बाप वाले रोल में कैसे आता है, कैसे वो कंट्रोल करता है इकोनॉमी की मनी सप्लाई को। हमने क्या देखा कि कमर्शियल बैंक हमारे लिए क्या करता है कि इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल आरबीआई ने क्या किया, प्रिंट करके 1,000 रुपये दिए। इन 1,000 रुपये को बिना नोट प्रिंट किए ही वो कितना बना देता है, 10,000 बना देता है। यानी कि हमारी मनी सप्लाई फॉर एग्जांपल इतनी थी, इस मनी सप्लाई को कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं क्रेडिट क्रिएशन के तरीके से। अब ये कितना इंक्रीज कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, कब ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, कब कम, इन चीज़ों पे कंट्रोल कौन रखेगा, कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल कौन रखेगा कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो इकोनॉमी में या ज़्यादा हो, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो या मनी सप्लाई ज़्यादा हो, कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या टूल्स हैं हमारे पास, आरबीआई के पास बेसिकली, जो कमर्शियल बैंक को और ओवरऑल इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखेंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। होपफुली जितना हम पढ़ चुके हैं उतना हमें बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जल्द ही हम इन टॉपिक्स को कंक्लूड कर देंगे एंड फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं एंड वील गेट इन टच विद यू। मिलते हैं जल्दी, हैव अ गुड डे।